हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट में। तो फ्रेंड्स, हम बिहार शिक्षक भर्ती ये जो दूसरा फेज आया है उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो कि और ये हम लोग कक्षा 6 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। क्या, कब और कहाँ, कैसे, एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस लेक्चर प्लस एमसीक्यू दोनों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इससे तैयारी कर लेते हैं तो आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही हम लोग बारी बारी से सारे सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी आपके पहले चैप्टर से जो भी पॉइंट बने हैं उसको नोट किए हैं तो उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं। ठीक है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं या कैसे जान सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि लोग क्या खाते थे, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, लोग किस तरह के घरों में रहते थे उस टाइम, बच्चे कौन से खेल खेलते थे, बच्चे कौन सी कहानियाँ सुनते थे और लोग कौन सा नाटक देखा करते थे, वे लोग कौन कौन से गीत गाते थे आदि। अतीत से हमें आखे तक, मतलब आखे तक किसको कहते हैं? शिकारियों को कहते हैं। ठीक है, जो शिकार करते हैं शिकारियों को कहते हैं। पशुपाल को, जो पशुओं को पालते हैं। कृषि को, जो कृषि खेती करता है। शासकों, मतलब उस समय जो शासक थे, शासन चलाते थे। व्यापारी, जो भी उस टाइम व्यापार होते थे। पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में हम लोग जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो आप समझ गए कि अतीत से हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है। तो ये सारी जानकारियाँ, लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, कौन से कपड़े पहनते थे, कौन सा मनोरंजन खेलते थे, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग किससे जानकारी प्राप्त करते हैं? तो अतीत से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है, देखिए इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? तो मानव के बीते हुए काल की कहानी को ही हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? तो मानव के, जो मनुष्यों का जो बीता हुआ कल है, पास्ट है, उस कहानी को ही हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास का। जैसे आज हम जिस सदी में जी रहे हैं या जो भी हमारा जो भी रहन सहन है, वो हमारा कल जाके क्या बन जाएगा? इतिहास बन जाएगा। ठीक है, मानव समाज में विभिन्न कालों में तरह तरह के बदलाव हुए हैं। देखिए, मानव समाज जितने भी, उन्हें अलग अलग समय में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आप अपने ही समय में देख सकते हैं कि आपके समय में कितने बदलाव हुए हैं। तो ऐसे ही मानव समाज, जैसे जब से मानव धरती पर आया तब से लेके आज तक निरंतर बदलाव ही होते रहते हैं। ठीक है, जिसका पता हमें किससे चलता है? तो इतिहास से पता चलता है। जिसका पता हमें किससे चलता है? तो इतिहास से पता चलता है। अब आपको समझ में आ गया इतिहास क्या है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, इतिहास का महत्व क्या है। ठीक है, इतिहास का महत्व क्या है? देखिए, इतिहास से हमें बीते हुए कल के राजाओं, साम्राज्य और समाज के बारे में पता चलता है। ठीक है, इससे हमें यह पता चलता है कि भूतकाल में लोग कैसे रहते थे, पास्ट में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और क्या पहनते थे। इतिहास से हम सबक लेते हैं ताकि हम एक बेहतर भविष्य बना सके। ठीक है, अब पता चल गया इतिहास का क्या महत्व है। अगला पॉइंट देखते हैं, हमें इतिहास का अध्ययन क्यों करना चाहिए। कह रहा है कि हमें इतिहास का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो हमें इतिहास का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि यह हमें हमारे अतीत के बारे में बताता है। अगर हम लोग इतिहास का अध्ययन नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे जान पाएंगे कि हमारे जो पिछले मानव समाज थे वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे। ठीक है, तो इससे हमें अतीत के बारे में पता चलता है। अगला पॉइंट है, यह हमें प्राचीन प्रकृति, संस्कृति और जीवन शैली के बारे में जानकारी देती है। ये हमें पुराने समय में लोग कैसे रहते थे, उनकी धार्मिक संस्थाएं क्या थी, उनकी संस्कृति क्या थी, जीवन शैली क्या थी, इन सब के बारे में हमें किससे पता चलता है? तो इतिहास से पता चलता है। ठीक है, यह वर्तमान समय की दुनिया की समस्याओं को हल करने में हमारी मदद करती है। ठीक है, यह जो भी हमारे वर्तमान में, जो भी हमारे प्रेजेंट में जो समस्याएं चल रही है, तो इस सब का सल्यूशन हमें किससे मिलता है? हमारे अतीत से ही मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, तो अतीत के लोग कहाँ रहते थे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर 1 से जितने भी पॉइंट है चैप्टर 1 से उठाए गए हैं। आपके चैप्टर 1 में आप एनसीईआरटी का बुक उठा के देख लीजिएगा, ये सारे तो आप एक पढ़िएगा और यहाँ छांट के हम आपके लिए मेहनत करके छांट के लाए हैं, तो इसको तैयार कर लेते हैं। तो आप
आपका बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लोग कहाँ रहते थे, तो नर्मदा नदी के तट पे रहते थे, गंगा और सोन नदियों के किनारों पे रहते थे, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के पास रहते थे, पूर्वोत्तर गारो पहाड़ियों तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों पर रहते थे, और उत्तर पश्चिम के स्थित सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों में रहते थे। तो पूछ देगा कि मतलब लोग कहाँ रहते थे, तो इन सब जगहों में लोगों का निवास था, ठीक है, प्राचीन मानव का। अगला पॉइंट है नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले लोग। जो लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे उनके बारे में जानते हैं। कई हजार वर्षों तक लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। वे लोग अपने भोजन के लिए शिकार करते थे। उस टाइम अनाज मतलब ऐसे पकवान पुए पकवान नहीं बनते थे। उस टाइम लोग अपने जीविका चलाने के लिए क्या करते थे, तो शिकार करते थे। जंगलों से कंद मूल फल भी फल मूल मिल जाते थे, उसको इकट्ठा करते थे। ऐसे लोग किसी एक स्थान पर नहीं रहते थे, और वे लोग किसी एक जगह पे नहीं रहते थे, बल्कि वे खाना बदोश या बंजारे थे। जैसे खाना बदोश किसको बोलते हैं, तो जो खाने की तलाश में, अपने भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसे खाना बदोश कहा जाता है या बंजारे कहा जाता है। आज अगर यहाँ उन्हें खाने की व्यवस्था मिल रही है तो यहाँ रहेंगे, अगर यहाँ से खाने की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी तो उठ के कहीं और रहने चले जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर रहने वाले लोग, ठीक है। इन पहाड़ियों में लोग लगभग 8000 वर्ष पूर्व रहते थे। कब रहते थे, तो 8000 वर्ष पूर्व रहते थे। कहाँ, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में, ठीक है। इन्हीं लोगों ने खेती की शुरुआत की थी। ये जो लोग रहते थे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में, इन्हीं लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, तो खेती की शुरुआत की थी। सबसे पहले गेहूँ और जौ फसलों को उपजाना शुरू किया था। वे लोग सबसे पहले, मगर पूछ देगा कि प्राचीन मानव ने सबसे पहले किस चीज की खेती की है, तो जौ और गेहूं की, ठीक है। ये हमारा पहला कृषि है। इन लोगों ने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गाँव में रहते थे। ये लोग कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे, और भेड़ बकरी गाय बैल पशु इन सब जानवरों, वैसे जानवरों को पालन करते थे जो हिंसक नहीं थे, जिससे इनको दूध मांस जो भी मिलता था, वैसे जानवरों को ये क्या करते थे, तो पालतू बनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला कह रहा है गारो और विंध्य की पहाड़ियों के पर रहने वाले लोग, ठीक है। गारो की पहाड़ियों में रहने वाले लोग उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने धान चावल खेती की शुरुआत की थी तथा विंध्य के उत्तर में स्थित थे, ठीक है। अगला पॉइंट है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास रहने वाले लोग। देखिए, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास जो आसपास जो आरंभिक शहरों का विकास लगभग कब हुआ था, तो 4700 ईसा पूर्व हुआ था। तो गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे बसे समुद्र तटवर्ती इलाकों का नगरों का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व हो चुका था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं। देखिए, सहायक नदी किसे कहते हैं, तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाके क्या होती है, मिल जाती है। भारत का अन्य नाम, मतलब हमारे देश का भारत का अन्य नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में देखते हैं। तो हमारे देश भारत के कई नाम हैं, ठीक है। जैसे में आर्यवर्त, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया आदि। वर्तमान में इंडिया, भारत और हिंदुस्तान नाम ही क्या है, प्रचलित है, ठीक है। कह रहा है कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है। अगर देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इंडिया शब्द किससे निकला है, तो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, इंडस को सिंधु कहा जाता है, ठीक है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा था, तो हिंदोस या इंडोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था, ठीक है। किसने कहा था, तो ईरानियों और यूनानियों ने, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम के रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, ठीक है। इसका उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा था, ठीक है। आज के स्रोत, तो पहला क्या है, पांडुलिपि, इसके बारे में जान लेते हैं।
ठीक है। हाथ से लिखी हुई किताब को क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है। शुरुआत में पांडुलिपियों को ताड़ के पत्तों या भोजपत्र पर लिखा जाता था। हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र तैयार किया जाता था। ठीक है। पुरानी पांडुलिपियों से धार्मिक विश्वास और रीतियों, राजाओं, दवाइयों और विज्ञान कविताओं आदि के बारे में प्रचुर जानकारियाँ मिलती है। ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, अभिलेख। अगला पॉइंट क्या है? अभिलेख। किसी पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उकेरे हुए लेख को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। आप देखे होंगे कि कहीं कहीं पत्थरों पे ऐसे कुछ लिखा रहता है, उसे क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। ठीक है। किसी पांडुलिपि की तुलना में अभिलेख बहुत लंबे समय तक चलते के लिए संरक्षित रहते थे। ठीक है। ज़्यादातर अभिलेखों में किसी राजा की घोषणा या आदेश मिलते थे। ऐसी घोषणाओं को अभिलेख पर इसलिए लिखवाया जाता था ताकि अधिकतर लोग उन्हें क्या कर सके? पढ़ सके। ठीक है। कुछ अभिलेख में राजाओं, व्यापारियों और अन्य लोगों द्वारा किए गए अच्छे कामों के बारे में लिखा गया था। ऐसे अभिलेख अक्सर संस्कृत या प्राकृत या तमिल भाषा में लिखे गए थे। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, सिक्के। देखिए, सिक्के के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। सिक्के पर अक्सर उसे जारी करने वाले राजा की तस्वीर रहती थी, इसलिए सिक्के से उस समय के राजा के बारे में पता चलता है। सिक्कों से उस जमाने के कारीगरों की महारत के बारे में पता चलता है। सिक्कों की शुरुआत सबसे पहले प्राचीन ग्रीक में 600 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 600 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। अगला पॉइंट है पुरातत्व स्थल। पुरातत्व स्थल किसे कहते हैं? जिस स्थान से ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं, जैसे कहीं कुछ मटका मिला, कहीं कोई औजार मिले, उसे पुरातात्विक स्थल कहते हैं। जैसे भवन या स्मारक पुरातात्विक स्थल की श्रेणी में आते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग मिला है, कोई स्मारक मिला है, कोई मंदिर विहार मिला है, उसे क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्थल। ऐसे स्थानों में मिलने वाले पुरातात्विक पुरावशेष व अन्य वस्तुओं के बीते जमाने के बारे में प्रचुर जानकारियाँ प्राप्त होती है। ठीक है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि पुरावशेषों के अध्ययन के विशेषज्ञ को पुरातात्विकविद कहते हैं। अतीत के बारे में अध्ययन करने वाले को इतिहासकार कहते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। किसका करते थे? स्रोत शब्द का। ठीक है। तिथियों, तारीखों का मतलब। चलिए देखते हैं आगे, क्योंकि एमसीक्यू और हमारे आपके लेक्चर दोनों एक ही वीडियो में शामिल होंगे, तो घबराइएगा मत, देर तक बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में ही आपके 1 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों तरह से। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि तिथियों की मदद से हमें घटनाओं को एक खास क्रम में रखने की सहूलियत होती है, इसलिए इतिहास का अध्ययन करते समय तिथियों का बहुत महत्व होता है। इतिहास के बारे में चर्चा करते हुए तारीखों में BC AD का इस्तेमाल होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में मानी जाती है। ठीक है। BC का तात्पर्य बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा पूर्व से पूर्व, और AD का मतलब होता है ईसा पूर्व के बाद। ठीक है। देखिए, एनो डोमिनी 2 शब्द लैटिन शब्दों से मिलकर, जिसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, और बिफोर क्रिस्ट का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से पहले। कभी कभी AD की जगह पर CE और BC की जगह पर BCE लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है आपका, कह रहा है कि मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक के कस्बों में एक उत्कीर्ण पत्थर मिला था। यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम के एक छोटे फ्रेम के दिखाया गया, जिसे कारतूस कहा जाता था। ठीक है।
तो फ्रेंड्स हमने चैप्टर 1 का लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अब इसका MCQ देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चैप्टर 1 क्या, कब और कहाँ, कैसे का हम लोग अब MCQ देखेंगे। हमने लेक्चर क्लास अटेंड कर लिए हैं, एक ही वीडियो में आपके लेक्चर और MCQ दोनों ही मिल रहे हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्राचीन काल में आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अरबी या ऑप्शन डी प्राकृत। तो किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत भाषा का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जो नदी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सहायक नदी, ऑप्शन बी मौसमी नदी, ऑप्शन सी उपनदी या ऑप्शन डी छोटी नदी। तो जो नदी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है उसे क्या कहते हैं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सहायक नदी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु की सहायक नदी कौन सी है। ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी रावी एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसके शासन काल में सबसे ज्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए थे। किस राजा के शासन काल में सबसे ज्यादा अभिलेख लिखे गए थे। तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक एंड ऑप्शन डी बिंदुसार। तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो अशोक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किर्थर क्षेत्र के लोग किस जानवर को पालतू बनाया था। ऑप्शन ए भेड़, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी गाय बैल या ऑप्शन डी सभी। तो अभी हमने सब्जेक्टिव में क्या लिखा था? तो भेड़ बकरी गाय बैल सभी को पालतू जानवर बनाया था, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आस के क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए मालाबार, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी कोंकण एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी मगध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों ने के एक समूह के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण मध्य या ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की भाषा क्या थी। ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी संस्कृत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशियाई द्वारा एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत एंड ऑप्शन डी सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी भारत, ठीक है। अगला पॉइंट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायः पांडुलिपियां कहाँ प्राप्त होती थी। ऑप्शन ए मंदिरों तथा विहारों में, ऑप्शन बी राजा के महलों में, ऑप्शन सी दुर्गों में या ऑप्शन डी जंगलों में। तो प्रायः पांडुलिपियां हमें कहाँ प्राप्त होती थी। तो ऑप्शन नंबर ए मंदिरों तथा विहारों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक पुरातत्वविद, ऑप्शन बी दार्शनिक, ऑप्शन सी पुरातत्वविद या ऑप्शन डी खोजी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक पुरातत्वविद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। ऑप्शन ए 8000 वर्ष, ऑप्शन बी 6000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी 4000 या ऑप्शन डी 1000। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 8000 वर्ष पूर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोले गए थे। ऑप्शन ए 1500 वर्ष, ऑप्शन बी 4700,
ऑप्शन सी 2500 या ऑप्शन डी 3500। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी 4700। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडिका शब्द किस शब्द से निकला है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इंडस से। किससे निकला है? इंडस से। अगला क्वेश्चन है, अतीत में उपमहाद्वीपों के लोग यात्राएं क्यों करते थे? ऑप्शन ए काम की तलाश में, ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, ऑप्शन सी व्यापार के कारण या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अतीत में लोग उपमहाद्वीप की यात्राएं क्यों करते थे? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग कौन करते थे? ऑप्शन ए आम लोग, ऑप्शन बी अधिकारी लोग, ऑप्शन सी सैनिक लोग या ऑप्शन डी लेखक वर्ग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पांडुलिपि किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी? ऑप्शन ए ताड़, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी भुर्ज या ऑप्शन डी ताड़ या भुर्ज। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी ताड़ और भुर्ज के पेड़ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष की गणना किस जन्मतिथि से की जाती है? तो ऑप्शन ए कनिष्क के, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध के, ऑप्शन सी मोहम्मद पैगंबर के या ऑप्शन डी ईसा मसीह के। तो किसके जन्म से की जाती है? ईसा मसीह के जन्म से। ठीक है, अगला है, अशोक का गांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों के लिए लिखा गया है? तो ऑप्शन ए यूनानी और ब्राह्मणी, ऑप्शन बी यूनानी और अरामाइक, ऑप्शन सी देवनागरी और तमिल, ऑप्शन डी अरमाइक और ब्राह्मणी। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी यूनानी और अरामाइक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? पांडुलिपियां केवल मंदिर और केवल संस्कृति भाषा में है, ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ की दिशा किस दिशा में थी? तो ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम दक्षिण, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व या ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक एंड कमेंट शेयर कीजिएगा और कमेंट करिए, ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।